साथियों, जैसा कि आपको पता है, पिछले कई दिनों से लगातार प्रेस वार्ता की एक सीरीज चल रही है। उसी के क्रम में आज 9वीं प्रेस वार्ता आपके बीच में होने जा रहा है। आप सबको पता होगा कि हम एक विपक्ष की भूमिका में लगातार दिल्ली वासी की आवाज़ को आपके माध्यम से उठाते रहे हैं। पिछले के प्रेस वार्ताओं से कहीं ना कहीं आप सबके अच्छे कवरेज और लिखने के कारण, जैसे राशन की समस्या को लेकर हमने पहला प्रेस किया था, कल से दिल्ली सरकार गरीबों को राशन बांटने की योजना लेके आई है। वैसे ही मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी बहुत अच्छे कवरेज मिले और लोगों को पता चला कि मोहल्ला क्लिनिक की असलियत क्या है। और पिछले दिनों अध्यक्ष जी ने जब डेथ रेट पे प्रेस किया था, तो डेथ रेट को लेकर जो मीडिया में अच्छे प्रश्न उठाए गए हैं, जिससे दिल्ली की जनता को दिल्ली में कोरोना को लेकर जो कुप्रबंधन था उसको लेकर सच्चाई जानने का मौका मिला है। इसी क्रम में आज की 9वीं प्रेस वार्ता में एक महत्वपूर्ण बिंदु कालाबाजारी पे आज अध्यक्ष जी हम सबको प्रेस के माध्यम से संबोधित करेंगे। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो इस महत्वपूर्ण बिंदु पे प्रेस को संबोधित करें। धन्यवाद अभय जी। आज की संयुक्त प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे नेता विपक्ष आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, लोकप्रिय सांसद पद्मश्री हंसराज हंस जी, हमारे मुख्य प्रवक्ता और विधायक श्री अभय वर्मा जी, हमारे मीडिया के सभी मित्रों, फोटोग्राफर साथियों, भाइयों और बहनों, आज की प्रेस वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर है। जिस मुद्दे पर कोरोना के संकट के समय में सबसे ज़्यादा दर्द दिल्ली वासियों ने झेला है, और उन सारे झूठों, दिल्ली सरकार ने जो झूठ बोला, जो नाकामी दिखाई, उस सब का आईना दिखाने के लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। कहते हैं कि चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, लेकिन आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। और एक विपक्ष के नाते आईना दिखाना, दिल्ली सरकार की नाकामियों का आईना दिखाना हमारा कर्तव्य है। और शायद अगर दिल्ली सरकार समय रहते ये सब काम नहीं करती तो दिल्ली में हजारों लोगों की जानें बच सकती थी। केजरीवाल सरकार की कालाबाजारी के कारण दिल्ली में हजारों लोगों की जानें गई हैं। दिल्ली में केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या जीवन रक्षक दवाई हो, वो सारी दिल्ली सरकार को सुविधाएं दी, उनको सप्लाई की है। लेकिन दिल्ली सरकार की लापरवाही के चलते रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो, जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी हो, या उसकी जिसकी कमी से दिल्ली की जनता को हिला दिया, अर्थात ऑक्सीजन, इसकी भी कालाबाजारी होती रही, लेकिन दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर पाई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 1,69,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए, लेकिन दिल्ली सरकार ने जब इसका कोर्ट में उन्होंने विवरण दिया, जब उन्होंने आरटीआई का जवाब दिया, तो मात्र 57,000 इंजेक्शन ही उन्होंने बताया कि हमें मिले हैं। तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से, दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं कि बाकी 1,12,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन कहां गए? हाँ, अगर वो आपने मार्केट में दिए होते
तो उसकी कालाबाजारी नहीं हो, इसका इंतजाम आपने क्या किया? क्योंकि कोरोना जैसा संक्रमण काल आपातकाल जैसी स्थिति थी। ऐसे में आपने दिल्ली सरकार के जो ड्रग इंस्पेक्टर, उनको आपने औचक निरीक्षण के लिए क्यों नहीं भेजा? और अगर ड्रग इंस्पेक्टर ने उस समय औचक निरीक्षण किया है तो उसका भी जानकारी दिल्ली की जनता जानना चाहती है। क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन ये कोई ऐसा नहीं कि कोई छोटी बात हो, क्योंकि जनता सप्लाई रिकॉर्ड को देखना चाहती है कि 1,69,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन, वो इंजेक्शन का रिकॉर्ड कहां है? इसका अर्थ है कि आपने कालाबाजारी होने के लिए फ्री छोड़ दिया, अपने तंत्र को ही नहीं मजबूत किया। और आश्चर्य की बात तब होती है जब ऑनरेबल हाई कोर्ट 27 अप्रैल को दिल्ली सरकार से कहती है कि आप इसकी ड्रग कंट्रोलर की नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे? तो भी आपने ड्रग कंट्रोलर की नियुक्ति नहीं की, क्योंकि आपकी तो नीयत में खोट लग रहा है। आपने जो नंबर ऑनलाइन सरकार के द्वारा जारी किया गया, वो चाहे लैंडलाइन नंबर हो, वो भी काम नहीं कर रहा था। वो फंक्शनल है या नहीं है, इसके लिए भी आपने कोई कदम नहीं उठाया। जो मोबाइल नंबर आपने उस समय दिया, वो मोबाइल नंबर कोई पिक ही नहीं कर रहा था, कोई ऑफिसर आपका। ऐसे में जनता जाए तो कहां जाए, जब सरकार खुद ही कालाबाजारियों से मिलकर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन और जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी में लग जाए। आप सोचिए, 6 डोज का प्रिस्क्रिप्शन होता है, लेकिन किसी को इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो रहा था। अगर 2 डोज मिल गए तो 4 नहीं मिल रहे थे। खुलेआम ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी और लोगों ने देखा है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर इसका खुलेआम खेल चल रहा था। कोई 40,000 में बिक रहा इंजेक्शन, तो कोई 70,000 में खरीद रहा। अब भाई दिल्ली में किसी व्यक्ति को मुसीबत में है, उसको जान बचाने के लिए जरूरत है, तो वो खरीदेगा, कैसे भी कर्जा लेकर कैसे भी खरीदेगा। लेकिन दिल्ली सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उसके लिए क्या कार्रवाई की, आपने क्या कदम उठाए? दिल्ली की जनता जानना चाहती है। और ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि ये तथ्यों से परे बात है। अगर तथ्यों से परे होती तो दिल्ली पुलिस ने 303 केस दर्ज किए हैं कालाबाजारी के और 153 लोगों को गिरफ्तार किया है। आंकड़े हैं मेरे पास, 303 लोगों की एफआईआर हुई है, 153 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसका सीधा अर्थ है कि दिल्ली सरकार ने कालाबाजारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इनका सरकारी तंत्र, वो चाहे ड्रग कंट्रोलर हो या फिर ड्रग इंस्पेक्टर हो, उन्होंने कोई छापेमारी नहीं की, कोई औचक निरीक्षण नहीं किया। आप सोचिए, अगर अनुमान हम करें, अगर हम इसका कैलकुलेशन करें कि 1,12,000 इंजेक्शन जो मार्केट में उसकी आम कीमत है, एमआरपी 2,500 के आसपास है, वो 35,000 का, 40,000 का, 70,000 का बिक रहा। अगर 35,000 भी हम उसकी मान ले तो 292 करोड़ होते हैं। दिल्ली सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आपने कालाबाजारियों से मिली भगत करके 1,12,00,000 इंजेक्शन कहां किए, उसका हिसाब देना पड़ेगा। यानी 292 करोड़ रुपया इन कालाबाजारियों से मिलकर दिल्ली सरकार, जो केंद्र सरकार ने इंजेक्शन दिए दिल्ली की जनता को जान बचाने के लिए, और उन इंजेक्शन को कालाबाजारियों के हाथ में सौंपकर
क्योंकि अगर कोई हिसाब नहीं आपके पास है, आप 1,69,000 में सिर्फ 57,000 का हिसाब दे रहे हैं, तो इसका सीधा अर्थ है 1,12,000 आपने काला बाजारियों को सौंप दिए और वो 292 करोड़ रुपए होते हैं। इसका जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते हैं। दिल्ली की जनता के संकट के समय, जिस समय दिल्ली की जनता संकट में थी, उस समय इस तरह के दिल्ली सरकार फेल हो जाना, और मैं कहता हूं कि सच बढ़े या घटे, सच नहीं रहता है, लेकिन झूठ की कोई इंतहा नहीं होती है, झूठ की कोई सीमा नहीं होती है। दिल्ली सरकार ने भी वही झूठ बोले ही जा रहे थे। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन, पहले ऐसा अफरा तफरी का माहौल पैदा करना कि ऑक्सीजन केंद्र दे रही है, आपके पास लेने के लिए कंटेनर नहीं, आप ऑक्सीजन की शॉर्टेज, आर्टिफिशियल शॉर्टेज करार दे रहे हैं। लोगों के अंदर भय का माहौल हो रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन 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 मिल नहीं रही। आपके खुद आम आदमी पार्टी के एमएलए, खुद आम आदमी पार्टी के लोग, आपके गुर्गे, वो ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे थे, ऑक्सीजन की होर्डिंग कर रहे थे। लेकिन दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की प्रिक्योरमेंट और सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं कर पाए। अगर कर पाए हो तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने जितनी ऑक्सीजन उन्हें दी है, उस ऑक्सीजन का वो हिसाब दें, कितनी ऑक्सीजन दी। क्योंकि आपने तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की शॉर्टेज कर दी, और उसके कारण से इतना दिल्ली के जनता के अंदर भय हो गया कि वो किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन को खरीदना चाहते थे, क्योंकि ऑक्सीजन तो जीवन हो गई, लाइफलाइन हो गई थी। और उसके कारण से लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर, जो 2,000 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है, उसको 70,000, 1 लाख, 1.25 लाख इतने रुपए में खरीदना पड़ा उन्हें। लोगों को ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम नहीं पता था, इसके कारण से लोग लाइन में खड़े रहे, और जब उनका नंबर आया तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसके कारण से उनके परिजनों को जान गंवानी पड़ी। ये आपकी असलियत है कि दिल्ली वासी इतने डर गए कि वो किसी भी कीमत पर खरीदना चाहते थे। और इसीलिए मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से, दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिस क्या था, आपने क्या रिकॉर्ड रखा, आपने अपने डीएम, एसडीएम उस समय क्या कर रहे थे, कितने छापे मारे गए, कितने सिलेंडर जब्त हुए, उसका विवरण, उसकी जानकारी दिल्ली की जनता जानना चाहती है। आप ये बताइए, ऐसे कठिन समय में आपने ऑक्सीजन प्लांट बंद क्यों करवाए? जब ऑक्सीजन प्लांट खुलने थे उस समय आपने ऑक्सीजन प्लांट बंद करा दिए। अगर आपको इतना ही काम नहीं करना आता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते काम नहीं करना आता है, क्योंकि उस समय जब दिल्ली में लोगों को घर घर मेडिसिन की जरूरत थी, वो तो आप कर नहीं पाए। लेकिन इस समय दिल्ली में घर घर शराब बटे, इसकी आपने तैयारी जरूर कर ली है, इसके लिए आपने इंतजाम जरूर कर लिए कि शराब डिलीवर कैसे हो। लेकिन उस समय ऑक्सीजन या दवाई डिलीवर हो घर घर, इसका कोई इंतजाम नहीं किया, और जिसके कारण से लोगों को अपने परिजनों की जान से हाथ धोना पड़ा। कमाल करते हैं केजरीवाल जी, आप दिल्ली की जनता, आप लोगों की दिल्ली के अंदर लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, करते रहे। दिल्ली के अंदर क्या आपको यह नहीं लगता कि उनकी आवाज आपको रात में सोने देती है? मुख्यमंत्री जी, आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। जो आपने
लापरवाही बरती है, प्रशासनिक लापरवाही बरती है। केंद्र से मिली ऑक्सीजन हो या रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या जीवन रक्षक दवाइयां हो, उनका हिसाब आपको देना पड़ेगा। मैं एक वीडियो कहूंगा कि वो चलाएं, आपको पता लगेगा, क्योंकि जो बातें हमने कही हैं वो सारी बातें हमारे पास बहुत सारे उसके तथ्य है, प्रूफ है, वो आंकड़े हैं, लोगों के खुद के वीडियो हैं जिन्होंने वो उस समय का मंजर देखा है। मैं नमस्कार, मैं विवेक पाठक आप सभी को बताना चाहूँगा कि मेरे बड़े भाई 19 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव हुए थे और उस टाइम पे ना तो बेड की अवेलेबिलिटी थी, ना किसी और ट्रीटमेंट का कोई अरेंजमेंट हो पा रहा था। तो इसलिए हमें उनके लिए ऑक्सीजन खरीदने पड़े घर पे ही। और पहला ऑक्सीजन जो हमने ख़रीदा वो कोई अहमद थे, जिनका नंबर है 9671605409। आई रिपीट 9671605409। इन्होंने हमें 45 लीटर का सिलेंडर दिया 60,000 का, उसकी किट 7,000 की अलग से और डिलीवरी चार्जेस 2,000, तो 69,000 का पहला सिलेंडर। उसके बाद 2-3 दिन बाद जब हमें दोबारा सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी तो कोई मिलन थे पीतमपुरा में, जिनका नंबर है 9667060294 9667060294। इन्होंने हमें 20 लीटर का सिलेंडर दिया 85,000 रुपये का, 85,000। तो हमारे लिए तो बहुत देर दिक्कत थी, लेकिन क्या करें, उस टाइम भाई की जान बचाने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमने ये दोनों सिलेंडर खरीदे ब्लैक मार्केटिंग से। और डैमेज काफ़ी रहा, हालांकि भाई की डेथ हो गई, लेकिन ये डैमेज भी अलग रहा। धन्यवाद। देखा आपने किस तरह से दिल्ली की जनता उस समय दर्द से उस दंश को झेल रही थी। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से एक पूछना चाहता हूं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपना मासूम सा चेहरा लेकर आते हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि शब्दों में मिठास भर के दोगलापन लाते हो कैसे? शब्दों में मिठास भर के दोगलापन लाते हो कैसे? हरकतें कुछ और है और दिल में कुछ और है, ये हुनर लाते हो कैसे? केजरीवाल जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। इस प्रेस वार्ता के अगले वक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता, विधानसभा में सशक्त एवं तार्किक ढंग से दिल्ली वासियों की आवाज़ रखने वाले हमारे अनुभवी नेता आदरणीय रामवीर सिंह विधुरी जी से आग्रह करूंगा कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। हो गया, ठीक हो गया, चलिए। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद पद्मश्री आदरणीय श्री हंसराज हंस जी, भाजपा के विधायक और दिल्ली प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय श्री अभय वर्मा जी, सभी मीडिया के सम्मानित मित्रों, आज मैं आदरणीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में और सभी सम्मानित मीडिया के जो साथी उपस्थित हैं, मेरा ये आरोप है कि दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अरविंद केजरीवाल की सरकार के संरक्षण में दिल्ली के लोगों को लूटा। ऑक्सीजन के दलालों ने दिल्ली के लोगों को लूटा।
दवाइयों के दलालों ने दिल्ली के लोगों को लूटा और जो एम्बुलेंस के जो मालिक थे, इन सभी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर दिल्ली के लोगों को लूटा। और आज मेरा ये आरोप है अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने जिस तरह से दिल्ली के लोगों को लूटा, उसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं का हिस्सा था। उस लूट में मुझे ये जानकारी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से 25% से लेकर 40% तक कमीशन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लिया है। अरे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 47,000 करोड़ रुपया पिछले 6-7 सालों में हेल्थ सर्विसेज के ऊपर खर्च किए हैं। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विसेज दिल्ली को दे रहे हैं। आप एक हॉस्पिटल नहीं खोल पाए, आप एक वेंटिलेटर बेड नहीं दे पाए दिल्ली को, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप वर्ल्ड क्लास दिल्ली को सर्विसेज दे रहे हैं। मैं आज आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। 23 तारीख को दिल्ली के एक नागरिक जिनका नाम सोहन सिंह था, वो साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट हुए और 15 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल ने उनकी डेड बॉडी देने से इनकार कर दिया कि आपकी तरफ, या उनके परिजनों को कहा कि 22 लाख रुपया बकाया है, पहले हॉस्पिटल में 22 लाख रुपया जमा कराइए, उसके बाद बॉडी रिलीज की जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार क्या कर रही थी। मैं आज उनसे सवाल करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर जिनका नाम अंकित चौधरी था, जिनकी उम्र 29 साल थी, वो कोरोना से पीड़ित हुए। दिल्ली के किसी सरकार के अस्पताल में उनको एडमिशन नहीं मिला। उनको कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाइए, और वो गाजियाबाद में जाके दाखिल होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। अरविंद केजरीवाल, मैं तुम्हें और तुम्हारी सरकार को लानत भेजना चाहता हूं कि 29 साल के एक सब इंस्पेक्टर को, जो कोरोना योद्धा था, आप उसको दिल्ली सरकार के किसी हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध नहीं करा पाए। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूं, या आपको जानकारी देना चाहता हूं। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में आज से 15 दिन पहले जो इनके लिफ्टमैन थे, वो कोरोना से पीड़ित हो गए, और उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि अस्पताल में मेरा मुफ्त इलाज कराया जाए। उनको गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, और उनको कहा गया कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराइए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो गए तो 5 लाख 5.5 लाख रुपए एडवांस में मांगा गया, और वो लिफ्टमैन बेचारा फरीदाबाद में जाकर वो एडमिट हो जाता है और वहां उनकी मृत्यु हो जाती है। ये अरविंद केजरीवाल, ये आपका वर्ल्ड क्लास आपकी हेल्थ सर्विसेज है। अरे 35 करोड़ रुपया जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड का जो पैसा था, वो आप खर्च नहीं कर पाए। आखिर हम मांग करना चाहते हैं कि जब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 13 मई को सरकार को आदेश दिया कि भाई आप बेड्स का रेट फिक्स बताइए, आप फिक्स करिए आईसीयू बेड्स का रेट, आप फिक्स करिए वेंटिलेटर बेड्स का रेट, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, मैं पूछना चाहता हूं कि पिछली बार देश के ऑनरेबल होम मिनिस्टर के आदेश पर बेड्स के रेट्स तय किए गए थे, और इस बार अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, चाहे वो ऑर्डिनरी बेड्स हो, चाहे वो वेंटिलेटर बेड्स हो, चाहे वो आईसीयू बेड्स हो, उनके रेट्स क्यों नहीं तय किए। पिछली बार जब रेट तय किए गए थे और हाई कोर्ट के आदेश के बाद तय नहीं किए गए, तो इसलिए
मेरा ये आरोप है कि हॉस्पिटल से आपको 25-30% आपके नेताओं को कमीशन मिल रहा था। और मैं मांग करता हूं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाए कि इस बार हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी रेट्स तय क्यों नहीं किए गए। दिल्ली की जनता को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लुटने के लिए कैसे छोड़ दिया गया। दूसरा मेरा सवाल है अरविंद केजरीवाल की सरकार से कि एम्बुलेंस वालों ने दिल्ली के लोगों को लूटा। 2-2 किलोमीटर के लिए उन्होंने 10-10 हजार रुपया दिल्ली के लोगों से मांगे। ऐसा उदाहरण भी हमारे सामने है। यदि कोई दिल्ली का पेशेंट गुड़गांव जाना चाहता था तो एम्बुलेंस के मालिक ने 50-50 हजार रुपया मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनको आदेश दिया 11 सितंबर 2020 को कि एम्बुलेंस के रेट्स फिक्स किए जाएं। हम अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आपने एम्बुलेंस के रेट्स क्यों नहीं फिक्स किए। जो दिल्ली सरकार की एम्बुलेंस थी वो कहीं सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही थी, उनमें जंग लग गया था, वो कबाड़ खाने में पड़ी हुई थी। और जो अरविंद केजरीवाल ने एक और घोषणा 2019 में की थी कि हम दिल्ली के अंदर 2000 बाइक एम्बुलेंसेस शुरू कर रहे हैं और ये बाइक एम्बुलेंसेज में सारी सुविधाएं होंगी और यदि कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी से पीड़ित है तो उसको 15 मिनट के अंदर हॉस्पिटल्स में भिजवा दिया जाएगा। इसके ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपया यदि दिल्ली की सरकार ने खर्च किया और यह कहा कि हम वर्ल्ड क्लास सर्विस दे रहे हैं, तो इस महामारी के समय में जब दिल्ली के लोग एम्बुलेंस मालिकों के हाथों लुट रहे थे और उसमें केजरीवाल के लोग उनके साथ मिलकर दिल्ली के लोगों को लूट रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल बताए कि वो तुम्हारी 2000 बाइक एम्बुलेंस कहां चली गई, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। अंत में दिल्ली के लोगों की जो लुटाई हुई है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी रेट तय नहीं किए गए हैं, रेट फिक्स नहीं किए गए हैं, इसकी जांच दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा की जाए। यह मेरी आज सभी मीडिया के सभी सम्मानित साथियों के माध्यम से दिल्ली के उपराज्यपाल से मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधुरी जी। प्रेस वार्ता की अगली कड़ी में पंजाबी लोक और सूफी गायक उत्तर पश्चिमी लोकसभा के लोकप्रिय सांसद पद्मश्री आदरणीय हंसराज हंस जी से आग्रह करता हूं कि वो प्रेस को संबोधित करें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। अभी अभी हमारे लीडर अपोजिशन बहुत ही सीनियर माननीय श्री रामवीर भिदोड़ी साहब आपको सारी सूरत हाल से जानू करवा रहे थे। बड़े ज़ोरदार तरीके से उन्होंने तथ्यों के साथ आपको सारी सिचुएशन बता दी है। उससे पहले माननीय श्री आदेश गुप्ता जी प्रांत अध्यक्ष जी ने बहुत ही खूबसूरती से जो भी उनके जज्बात हैं वो बयान किए हैं। तो मैथमेटिकली तो मैं बहुत ज़्यादा आंकड़ों में तो मुझे समझ भी नहीं आता। आर्टिस्टिक होना यही प्रॉब्लम होती है कि, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आज सुकून, चैन
नींद तो हराम है, आ नहीं रही। हाँ, आंखें नहीं सूख रही, आंखें नम रहती है। उस बंदे की आंखें नम रहती हैं जिसका कोई बेटा है, बेटी है, माई है, बाप है, भाई है, परिवार है। या इससे वो भी ऊपर उठ के आप कह लें कि जिसमें जिसके सीने में दिल धड़कता है, जिसका सीना पत्थर का नहीं हुआ। अजीबोगरीब सूरत हाल है। ये जो लोग झूठ बोल के सत्ता पे काबज हो जाते हैं, तो जिनका सुकून चैन नहीं है उनको तो इनके दर्शन भी नहीं बाद में नसीब होते। खास तरह की जगह में बैठ के रिकॉर्डिंग करा के मीडिया को दे देते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, ज़रा नज़र मिले तो फिर उन्हें सलाम करूं। कहाँ नज़र मिलाते हैं बाद में। अब इतनी बातें सुन के मेरी कैफियत ये हो जाती है कि मुझे तो होश नहीं, मुझे तो होश नहीं। आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। आपने देखा होगा दिल्ली के बहुत घरों के चिराग बुझ गए और सियासतदान, झूठे सियासतदान मुफ्त बिजली देने की बातें करते रहे। घरों के चिराग बुझ गए। बहुत सख्त दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, कठिन दौर से गुजर रहे हैं। कभी कभी तो लगता है कि जैसे प्रलय आ गई। ये संत महापुरुष हमारे जितने भी ग्रंथ है उनको पढ़ लें। जहाँ बहुत सारे अब तो चैनल भी हैं जिसमें परमार्थ बताते हैं। ये संत महापुरुष जहाँ पुरातन जो लोग थे उन्होंने हमें और कुछ नहीं याद कराया, सिर्फ मौत को याद कराते हैं कि आखिर हमने मर जाना है। अगर मर ही जाना है तो ये जिसको आप इतना प्यार करते हो ये कचरा बन के रह जाएगा। अगर सिकंदर जैसे लोग खाली हाथ गए तो और लोग कहाँ जाएंगे। पर मैंने देखा है कोरोना में भी, इस संकट दौर में भी बंदा बंदे का पुत्र नाम बनने का नाम नहीं ले रहा। सियासतदान अपनी जगह ड्रामा कर रहे हैं। कुछ लोग उन्हीं के छोड़े हुए हैं जहाँ पता नहीं। हम आइडिया लगा सकते हैं किसी ना किसी की तो शय होगी। जो टीका 3000 का मिलता है वो 1.5 लाख का, जिसने जान बचानी भैया वो तो ऐसे ही करेगा। लेकिन मैंने देखा है कि एंड ऑफ द डे कोई भी आफत आए, कोई भी संकट आए, वो बंदा ज़्यादा सफ़र करता है, वो ज़्यादा नुकसान में रहता है जो गरीब होता है। अब आंकड़ों की तरफ चलें तो हरियाणा गवर्नमेंट ने जब 2400 से घटाकर 800 की फीस कर दी, लोगों ने, जैसे भदौड़ी साहब लानत कह रहे थे, लानत झूठे पे होती है और किसी चीज़ पे नहीं। लानते पाई तो दिल्ली सरकार पे सवाल उठे तो 30 नवंबर 2020 को रेट घट थोड़ा किया गया, थोड़ा सा। लेकिन फिर भी टेस्टिंग के आंकड़े और टेस्टिंग किट खरीदने में, उल्ट फेर में ना तो गौर की ना लगाम कसी। अगर बतौर हेड उस पर गौर फिक्र करते, सिर्फ बयानों से ऊपर उठ के प्रैक्टिकली चेक करते तो लगाम कसते। इसी से शक होता है कि ये मिली भुगत है। लोगों ने RT-PCR टेस्ट के लिए 2400 रुपये और एंटीजन टेस्ट के लिए 1300 रुपये देना पड़ा। अब मजदूर, गरीब, मजलूम कहाँ से लाएगा ऐसे इतने पैसे। दावे कैसे करते हैं कि हम आम आदमी के लोग हैं, हम गरीबों की सरकार
है, ये गरीबों की हमदर्दी के लिए सरकार बनी है। चेस्ट की MRI करानी हो तो 2700 से 3500 तक पहले होते थे। इतना भी बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, ये फ्री होना चाहिए, जो अफोर्ड नहीं करता उसके लिए। लेकिन लोगों ने 6000 से 8000 तक दिए और ये कह के वसूले गए। खून की जांच करानी हो, कहर है, देखो एक कुदरत का कहर है, एक ये हम कहते जी ऋषियों मुनियों की धरती है, हम धार्मिकता का बड़ा दावा ठोकते हैं। खून टेस्ट कराने के लिए 4000 से 5000 तक लिए जाते हैं। 1 जून 2021 को जारी हेल्थ बुलेटिन में अब जो दावा किया गया, दिल्ली ने अब तक दिल्ली में 1,93,73,000 लोगों का टेस्ट करा दिया, टेस्टिंग हो चुकी है। अरे इस हिसाब से तो हम सबका टेस्ट हो गया। अगर सबकी टेस्टिंग हो गई तो फिर इतने लोग क्यों मरे, इतने घरों के चिराग, लोगों के आंसू क्यों नहीं सूख रहे? कितना बड़ा झूठ है। यानी ये आंकड़े तो देखो, दोबारा गौर करो, 1,93,73,093 टेस्ट हो गए, तो फिर बचा कौन है? हर बंदे का टेस्ट हो गया। अगर हर शख्स का टेस्ट हो गया तो फिर इतना नुकसान क्यों हुआ? ये आंकड़े गलत बताना, बढ़ा चढ़ा के पेश करना, फर्जी नाम लिख के, अब शक ऐसे नहीं पड़ती, फर्जी नाम लिखते होंगे और टेस्टिंग किट्स निजी लैब को बेचकर काला बाजारी जो चल रही है, उस पे थोड़ी सी मुख्यमंत्री जी आपने गौर की होती, या करेंगे तो लोगों का इतना नुकसान ना होता। थोड़े से ईमानदार हो जाओ, थोड़े से ज़रूर ईमानदार हो जाओ। लोग बहुत दुखी हैं, लोग परेशान हैं। मैं बिल्कुल सियासी रंग या सियासी मेरी रूह पे रंग चढ़ ही नहीं सकता कभी। मैं जन्मजात आर्टिस्ट हूँ, सच बोलता हूँ। मेरे 20-25 लाख तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग हैं, और भी लोग हैं। लोगों की बातें सुनी नहीं जाती, आंसू देखे नहीं जाते। हमारी जो ड्यूटी है हमें करनी चाहिए, ताकि लोग फिर भी कभी यकीन करें। ऐ लोगों, मत सोचा करो ये फलां जात का बंदा है, फलां धर्म का बंदा है। इनको सत्ता देने से पहले सोच लिया करो कि हमारे दुख सुख में कभी ऑनेस्टली ये हाजिर हुए हैं। बस इतना ही मैंने अर्ज़ करनी है। ये मेरे सवाल है कि इतना बड़ा झूठ बोला है, इनका जवाब दिया जाए। आखिर में यही मैं कहूँगा, केजरीवाल साहब, लोग कहते हैं उसके नज़दीक तरके वफा कुछ भी नहीं, मुतमिन ऐसे हैं वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। अरे अब तो हाथों की लकीरें भी मिटी जाती हैं, इनको खोकर तो हमारे पास रहा कुछ भी नहीं। हम तो इस वास्ते चुप हैं कि तमाशा न बने। तू समझता है हमें तुझसे गिला कुछ भी नहीं। जिसकी जो ड्यूटी बनती थी भैया करनी चाहिए थी। जो अगर हमें दोष है तो हम उस दोष को भी कबूल करते हैं, सेंट्रल सरकार का हिस्सा होने के लायक। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली खुददार पत्रकार हैं, आप जेलो जर्नलिज्म के खिलाफ एक खूबसूरत शेर है, आप ज़हन नशीन कर लें कि खुददार पत्रकार की निशानी क्या है। दिल्ली की प्रेस बड़ी कमाल है। मैं एक बार शेर बोला था जब दिल्ली में एंट्री हुआ था, फिर दोबारा नहीं बोला, आज बोल रहा हूं, क्योंकि आप हमारी बातें बहुत ऑनेस्टली पहुंचा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, नहीं तो रूलिंग पार्टी का ही बंदा ज़्यादा करता है वो। तो आपके लिए, खुददार पत्रकारों के लिए मैं यही कहूँगा कि ए जज्बा खुददारी झुकने ना दिया तूने। आपके लिए भैया, ए जज्बा खुददारी झुकने ना दिया तूने, लिखने के लिए वरना सोने के कलम आते। ऐसी खबर आए टीवी में भी और अखबार में भी। अखबार लोग संभाल के रखें, अखबार कभी रद्दी ना हो, फ्रेम करा के लोग रखें। ऐसा आप लिखें, ऑनेस्टली लिखें।
नहीं तो फिर वही बात होगी कि सुबह होते ही रद्दी की तरह बेचने निकल जाते हैं लोग। सुबह होते ही रद्दी की तरह बेचने निकल जाते हैं लोग, जिंदगी जैसे पड़ा हुआ अखबार हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, आपके बच्चे सलामत रहें, मैं प्रे करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। अंत में साथियों, कोई भी इंडिविजुअल बाइट नहीं होंगे। अगर कोई आपका सवाल जवाब है तो यहीं पे कर लें, और अपने प्रश्न को ब्लैक मार्केटिंग पे ही केंद्रित रखें तो अच्छा रहेगा। देखिए, इसमें दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार ने अभी भी पूरे देश के अंदर 50% वैक्सीन जितनी मैन्युफैक्चर हो रही है, जितनी प्रोडक्शन हो रहा है, वो हर स्टेट को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और दिल्ली सरकार शुरुआत से ही अपनी नाकामी, अपनी फेल्योर को छुपाने के लिए वो इस तरह के मुद्दे उठाते रहे। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर वैक्सीनेशन सेंटर्स का उद्घाटन कर रहे हैं, वहां आप जाकर फोटो सेशन करा रहे हैं, उन्हीं अस्पतालों के अंदर वैक्सीन के रेट 4 गुने 5 गुने लिए जा रहे हैं। उसको कैपिंग कराने की जिम्मेदारी क्या आपकी नहीं है? आप पहले कोरोना में प्राइस कैपिंग नहीं कर पाए, अब जब दिल्ली के लोग वैक्सीन लगाना चाहते हैं तो इसकी प्राइस कैपिंग की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली सरकार की है। और दिल्ली सरकार अपने बजट में सिर्फ 50 करोड़ रुपया वो वैक्सीन के लिए रखेंगे। उनके 10,000 करोड़ का हेल्थ बजट है। वो आखिर दिल्ली की जनता को ये भ्रम में रखने का जमाना चला गया। आज सब लोगों के सामने है कि खुद झूठ बोलकर, गलत बातें करके वो राजनीति नहीं कर सकते। वैक्सीन के मसले पर हमने एक बात कही है कि उन्होंने वैक्सीन का ऑर्डर समय पे नहीं दिया, बार बार अपने बयान बदलते रहे, ग्लोबल टेंडर करेंगे, ग्लोबल टेंडर नहीं किया। जब केंद्र सरकार वैक्सीन अपने यहाँ से दे रही थी तब ये कह रहे थे हमें भी खरीदने की आज़ादी दो। तो जब खरीदने की आज़ादी दी तो आपने खरीदी क्यों नहीं? तो ये सारे मुद्दे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। दिल्ली सरकार मुद्दों पर कभी आकर काम नहीं किया है, ये आज कोरोना के समय में सबने देखा है। एक एक करके बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली सरकार ने कोई कोरोना की प्रिपरेशन नहीं की, तैयारी नहीं की। आपने देखा होगा मार्च के अंदर प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को आगाह किया था कि आप दवाई, जरूरी दवाइयाँ और ऑक्सीजन का इंतजाम कर लीजिए, वेंटिलेटर्स और बेड का इंतजाम कर लीजिए। ये दूसरी लहर के लिए सब तैयारी की है, लेकिन दिल्ली सरकार तैयारी नहीं की और वो तमाम दूसरे कामों में लगे रहे, एडवर्टीजमेंट करते रहे, लेकिन तैयारी नहीं की। और इसका एक साफ बहुत सारे उदाहरण हैं। एक वेंटिलेटर नहीं खरीदा, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया, ऑक्सीजन के प्रिक्योरमेंट के लिए जो क्रायोजेनिक टैंकर परचेज करने थे वो नहीं किए। अगर वो कर लेते तो दिल्ली में इतने बुरे हालात नहीं बनते। देखिए, दिल्ली हेल्थ जो है, स्वास्थ्य पूरी तरह से
प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। वो हॉस्पिटल में प्राइस कैपिंग का जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। इनकी मिली भगत है। इन्होंने कोरोना के समय में जब लोग लूट रहे थे, जब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल एक्सटॉर्शन कर रहे थे, ज़्यादा पैसे ले रहे थे, उस समय भी इन्होंने नहीं रोका। और आज जब लोग वैक्सीन लगाना चाहते हैं तब भी उनके दाम को प्राइस कैपिंग नहीं कर रहे। भाई एक एक करके एक बार रिपीट करिए आप। हम तो मांग ही कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो डिमांड नहीं कर रहे हैं। देखिए बस एक मिनट इनका देखिए भैया, एक मिनट जरा। आप कह रहे हैं, सिसोदिया जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर उनको लगाम लगानी चाहिए। आपको मालूम है दिल्ली सरकार ने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिल्ली सरकार के सीनियर ऑफिसर्स को नोडल अफसर के रूप में नियुक्त किया, और उनकी जिम्मेवारी क्या थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स दिल्ली के लोगों से ज़्यादा पैसा ना वसूलें, दिल्ली के लोगों के साथ लूटपाट ना करें। नोडल अफसर इस बात पर नजर रख रहे थे। तो आप मुझे बताइए कि यदि हॉस्पिटल्स में ज़्यादा पैसा लिया जा रहा था तो दिल्ली सरकार के जो नोडल अफसर्स हैं वो क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट दी? और दी तो चीफ मिनिस्टर ने उन हॉस्पिटल्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की? रेमडेसिविर आरटीआई की कॉपी है। अभी जी जी आप। पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने दिल्ली में शराब की दुकानें बढ़ाने की बात की, जिसका बीजेपी ने विरोध किया था और धरना प्रदर्शन की भी बात की। अब वही दिल्ली सरकार जब शराब घर घर पहुंचा रही है तो क्या बीजेपी इसके खिलाफ विरोध करेगी और धरना प्रदर्शन करेगी? देखिए, कोरोना समय है और हमने तुरंत ही अपना विरोध दर्ज कराया। आपने देखा होगा, हमने दिल्ली सरकार के खिलाफ, इस पॉलिसी के खिलाफ विरोध दर्ज कराया कि आपने कोरोना पेंडेमिक में आप घर घर दवाई और ज़रूरी चीज़ें नहीं पहुंचा पाए, और वहीं पर आप शराब पहुंचाने के लिए जल्दबाजी में है। इसमें पूरी तरह हमारा विरोध है। देखिए, हमने कल ही जब ये हमें जानकारी मिली कई अखबारों के माध्यम से कि 1800 रुपये तक चार्जेस लिए जा रहे वैक्सीनेशन के, जो कि बिल्कुल गलत है। दिल्ली सरकार की ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वैक्सीन की वो प्राइस कैपिंग करे। जो वैक्सीन के रेट, जिस रेट में प्राइवेट हॉस्पिटल को मिलती है, उसमें वो जो भी चार्जेस लेना चाहते हैं जो उनको आवश्यक है, इसके अलावा नहीं लिया जाए। और इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है कि वो तय करे कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल इससे ज़्यादा रेट नहीं ले सकता है। अगर वो ले रहा है तो इसका मतलब है या तो दिल्ली सरकार देख नहीं रही है या दिल्ली सरकार की उसमें मिली भगत है, और दिल्ली सरकार को ये कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। आखिरी से 1 मिनट में। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन हम इस प्रेस के बाद आपको इसका जवाब दे देंगे। क्या आप ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को वैक्सीन देती है? इट इज स्टेट गवर्नमेंट व्हिच डिस्ट्रीब्यूट्स एट इट्स ओन डिस्पोजल जो वैक्सीन है। कल जो आपने ट्वीट किया
सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉट है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, एंड इट इज द स्टेट दैट डिस्ट्रीब्यूट्स द वैक्सीन और एट अ प्राइस और विदाउट अ प्राइस। एग्जैक्टली जब केंद्र सरकार ने जब ये पूरे पॉलिसी वैक्सीन पॉलिसी पर ये लोग शोर मचा रहे थे कि हमें भी आज़ादी दो, तो केंद्र सरकार ने 19 अप्रैल को कहा कि आप भी 50% वैक्सीन को खरीद सकते हैं 18 से 44 साल के लिए, और उसमें दिल्ली सरकार जैसे और भी स्टेट थे उन्होंने खरीदा और वो आज वैक्सीन बड़ी तेजी से लगी। मैं कई ऐसे राज्य हैं, वो हिमाचल हो, उड़ीसा हो, उन्होंने बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाई है युवाओं को, लेकिन दिल्ली सरकार सिर्फ गाल बजाते रहे, सिर्फ बातें करते रहे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर वो कार्रवाई करते, अगर वो खरीदते, तो आज दिल्ली में इतनी कमी नहीं थी वैक्सीन की। और मैं ये कहता हूं कि जो भी वैक्सीन का कोटा उनका है वो सही से उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे, सही से उनको लगवा नहीं पा रहे। आपने पूरी दिल्ली में कियोस्क पैदा करने के लिए इतने ज्यादा सेंटर खोल दिए, ये जानबूझकर दिल्ली के लोगों को भय और डर का माहौल पैदा करने के लिए किया है। पहले उन्होंने इसी तरह का माहौल कोरोना फेज 1 में, जब डिप्टी सीएम ने कहा था 31 अगस्त तक 5.5 लाख केस हो जाएंगे, दोबारा जब कोरोना हुआ तो केजरीवाल जी पहले कह रहे हमारे पास कोई कमी नहीं ऑक्सीजन की, बाद में कह रहे हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का उन्होंने मैनेजमेंट नहीं किया। तो ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की टैक्टिक्स वो किया है और इसमें भी कर रहे हैं सभी। आप एक सेकंड, इससे एक ज्वाइनिंग सवाल ये है, क्या आप जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल्ली सरकार कहती है ऑडिट कराए, कैसे वैक्सीन है, कहाँ है, क्या नंबर है, क्या आप दिल्ली सरकार में भी वैक्सीन ऑडिट कराना चाहेंगे? क्या आप रखेंगे इस बात तो को? है ही। इससे जुड़ा कोई मुद्दा है तो हाँ, ये काला बाजारी पे ऑडिट होना चाहिए दिल्ली सरकार के यहाँ जितनी वैक्सीन है, तो कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, सरकारी कहाँ लग रही है, बिना पैसे के कहाँ लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने पहले भी कहा है, जिस तरह से वैक्सीन वो अपने अपने लोगों को लगवा रहे हैं, ये होना चाहिए बिल्कुल। ब्लैक मार्केटिंग पे विषय रखे तो अच्छा रहेगा। नहीं, ये सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत कि आप यहाँ आए। अभी चाय और जलपान के लिए आप